Hey guys, I'm Damini. Welcome back to my channel. आज है थर्मोडायनेमिक डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम का वीडियो नंबर 6। इसमें हम डिस्कस करेंगे कार्नोट इंजन एंड कार्नोट साइकिल। तो कार्नोट इंजन को डिज़ाइन किया था साडी कार्नोट ने, इसलिए इसका नाम कार्नोट इंजन है। इट वॉज डिज़ाइंड बाय साडी कार्नोट। इसने क्या किया था, जो हमारे प्रैक्टिकल हीट इंजन्स थे, इसने एक थ्योरेटिकल हीट इंजन को डिज़ाइन करा। दिस इज़ अ थ्योरेटिकल हीट इंजन, ठीक है। और इसने क्या किया था, इसको फ्री ऑफ डिफेक्ट्स, जो कि हमारे प्रैक्टिकल हीट इंजन में डिफेक्ट्स थे, उससे इसने इसको फ्री कर दिया था, फ्री ऑफ डिफेक्ट्स। ताकि इसने क्यों करा ऐसा, ताकि हम इंजन की क्या कर सके, मैक्सिमम एफिशिएंसी, ठीक है। ताकि हम इंजन की क्या कर सकें, मैक्सिमम एफिशिएंसी। उसने कुछ इम्पॉर्टेंट थर्मोडायनेमिकल स्टडीज़ करी थी, जिसके बेसिस पे उसने ये हीट इंजन डिज़ाइन किया था। और उसने बताया, उसने जो हीट इंजन बनाया था वो किसके ऊपर ऑपरेट होता था। इट ऑपरेटेड ऑन सीक्वेंस ऑफ आइसोथर्मल and adiabatic processes। और ऐसा हीट इंजन जो कि इनके ऊपर ऑपरेट हो, ऐसे हीट इंजन को हम बोलते हैं, ऐसे इसको बोलते हैं हम कार्नोट इंजन। और ये किसके साथ ऊपर चलेगा, कार्नोट साइकिल पे, ठीक है। ये जो सीक्वेंस है आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेसेस का, ये सीक्वेंस मिलके एक साइकिल फॉर्म करेंगे। इस साइकिल को हम बोलेंगे कार्नोट साइकिल। और जो इंजन इसके ऊपर ऑपरेट होगा, इसको हम बोलेंगे कार्नोट इंजन। अब हम देख लेते हैं इसके कुछ एसेंशियल पार्ट्स। हमने देखे थे हीट इंजन में भी पार्ट्स। तो इट हैज़ 4 एसेंशियल पार्ट्स। इट हैज़ 4 एसेंशियल parts. Number 1 is source। सोर्स हमने देखा था हीट इंजन में। सोर्स इज एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे होता है। हम इसका टेम्परेचर मान लेते हैं T1। और एनी अमाउंट of heat can be extracted from it। इससे हम कितनी भी हीट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं फ्रॉम इट, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इज सोर्स हो गया। नेक्स्ट पार्ट इज सिंक। इट इज़ एट लो टेम्परेचर। सिमिलरली ऐसे ही सिमिलर है किसके, हीट इंजन के। इट इज़ एट लो टेम्परेचर। हमने मान लेते हैं इसका टेम्परेचर T2 और एनी अमाउंट ऑफ हीट कैन बी गिवन टू इट। थर्ड वन इज वर्किंग सब्सटेंस। वर्किंग सब्सटेंस में क्या है, अ सिलेंडर। इसमें एक सिलेंडर होता है विद इंसुलेटेड साइड्स। इसकी जो साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, इंसुलेटेड एंड कंडक्टिंग बेस। इसका बेस कैसा होता है, कंडक्टिंग बेस। ऑल्सो इट हैज़ अ frictionless perfectly insulated पिस्टन, ठीक है। इसका पिस्टन भी क्या है, परफेक्टली इंसुलेटेड। अब इसमें जो फोर्थ पार्ट है वो है, फोर्थ पार्ट इज स्टैंड। इट इज अ नॉन कंडक्टिंग स्टैंड। on which cylinder can be placed।
सिलेंडर कैन बी प्लेस्ड। ठीक है, ये हो गए इसके एसेंशियल पार्ट्स। अब हम देख लेते हैं कि कैसे क्या इसके ऑपरेशंस हैं, कैसे ये काम करता है। तो इसके 4 ऑपरेशंस हैं, 4 पार्ट्स एंड 4 ऑपरेशन। तो पहला ऑपरेशन इसका है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल एक्सपेंशन, यहाँ पे मैं ग्राफ देखेंगे, ये कार्नोट साइकिल का ग्राफ होगा। ठीक है, अब मान लो हमने एक सिलेंडर लिया, जो कि हमारा लिया क्या है ही हमारे पास, जो कि वर्किंग सब्सटेंस है। इसकी साइड्स क्या हैं, इंसुलेटेड। इसके ऊपर जो पिस्टन है वो भी क्या है, नॉन कंडक्टिंग। और इसका बेस जो है वो क्या है, कंडक्टिंग। ठीक है, हमने इस सिलेंडर को प्लेस कर दिया ओवर सोर्स। हमने सिलेंडर को प्लेस कर दिया ओवर सोर्स। हमने सिलेंडर को सोर्स पे प्लेस कर दिया, हमने इसको सोर्स पे रख दिया। अब क्या, इसमें हमने आइडियल गैस डाली है। आइडियल गैस, इस गैस का प्रेशर है P1, वॉल्यूम है V1 एंड टेम्परेचर है T1। ठीक है, ठीक है, ये क्या है, इसके प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। अब अगर हम इसके ऊपर, यानी ये जो पिस्टन है, इसका प्रेशर हम डिक्रीज़ करते हैं, प्रेशर को हम डिक्रीज़ करते हैं, तो प्रेशर डिक्रीज़ होने के बाद कुछ हो जाएगा P2। तो क्या होगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी, कुछ V2। ठीक है, अब इसका टेम्परेचर क्या होगा, एक्सपैंड हो रहा है तो टेम्परेचर क्या होगा, T1 क्या होगा, घटेगा, है ना। तो सोर्स का टेम्परेचर, सोर्स से ये कुछ सोर्स के बराबर इसका टेम्परेचर करना चाहेगा, मतलब सोर्स ये क्या है, कंडक्टिंग, तो ये सोर्स से अपनी हीट एब्जॉर्ब करेगा। जैसे जैसे ये इसका टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा, ये हीट एब्जॉर्ब करेगा, बिकॉज दिस इज़ इन आइसोथर्मल प्रोसेस, तो टेम्परेचर नीड्स टू बी कांस्टेंट, तो इसलिए ये हीट एब्जॉर्ब करेगा। हम मान लेते हैं हीट एब्जॉर्ब करी इसने Q1, किससे एब्जॉर्ब करी, सोर्स से। ठीक है, तो टेम्परेचर क्या है, T1, टेम्परेचर क्या रहेगा, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट क्या रहेगा, T1। अब हम इसको ग्राफ में दिखाते हैं, आइसोथर्मल ग्राफ। ये है पॉइंट A हमारा, और ये आइसोथर्मली एक्सपैंड करेगा, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे होगा। अगर इधर प्रेशर और इधर वॉल्यूम है तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से एक्सपैंड करेगा, है ना। और ये पॉइंट B, पॉइंट A पे क्या था, इसका प्रेशर था P1, वॉल्यूम थी V1 एंड टेम्परेचर था T1। पॉइंट B पे क्या हो गया, प्रेशर हो गया P2, वॉल्यूम होगी V2 एंड टेम्परेचर रहा T1। ठीक है, अब हमें पता है आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन किसके बराबर होता है, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वो ऐसे क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में डेल्टा Q इज इक्वल्स टू डेल्टा W प्लस डेल्टा U। डेल्टा U क्या होगा, ज़ीरो। क्यों ज़ीरो होगा, क्योंकि टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट। एंड आइडियल गैस के केस में ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, काइनेटिक एनर्जी पे। और जब ये काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड, मैं इसका लिंक डाल दूँगी जहाँ पे मैंने ये एक्सप्लेन करा है डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग वहाँ से जाके भी चेक कर सकते हो। तो काइनेटिक एनर्जी, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होगी, तो इसका मतलब डेल्टा U भी क्या होगा, ज़ीरो होगा। इसका मैंने फुल एक्सप्लेनेशन दिया है, मैं उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो यानी कि डेल्टा Q किसके बराबर होगा, डेल्टा W के बराबर, यानी वर्क डन इज इक्वल्स टू Q1 इस केस में, है ना। Q1 हीट एब्जॉर्ब्ड है, इज इक्वल्स टू V1 से V2 चेंज हुई है PdV, और हमने वर्क डन किसके बराबर निकाला था, RT1 लॉग बेस E V2 अपॉन V1, है ना, लॉग बेस E V2 अपॉन V1। ठीक है, ये हम निकाल चुके हैं। अब इसको याद रखना कि W1 हमारा क्या आया है, RT1 लॉग बेस E V2 अपॉन V1।
और ये किसके बराबर है, अगर हम इसको ग्राफ से देखें, इसके एरिया से देखें, तो मान लो ये P है और इसको मान लो ये S है, इसको Q मान लो, ठीक है। तो अगर ये Q है और ये S है तो एरिया क्या हो जाएगा, वर्क डन क्या हो जाएगा, एरिया ABS/Q, ठीक है। एरिया किसके बराबर हो गया, ABS/Q के बराबर, ठीक है। हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, W1 क्या आया हमारा, RT1 log base E V2/V1 इज इक्वल्स टू एरिया क्या आया, ABS/Q, ठीक है। ये हमारा हो गया आइसोथर्मल एक्सपेंशन। अब क्या होगा इसमें, सेकेंड ऑपरेशन क्या होगा, सेकेंड ऑपरेशन होगा एडियाबैटिक एक्सपेंशन, ठीक है। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, हीट का फ्लो नहीं होता, बाकी सारे के सारे वेरिएबल्स क्या है, चेंज होते हैं। यानी कि प्रेशर पहले, अब क्या है हमारा प्रेशर एट पॉइंट बी, हमारा प्रेशर है P2, हमारा टेम्परेचर है T2 एंड वॉल्यूम इज़ V2। अब ये एक्सपैंड हो रहा है, मतलब हम पिस्टन को, और वही सेम टू सेम वही वाला सिलेंडर है हमारा, लेकिन अब हमने क्या किया, पहले हमने इसको किस पे प्लेस करा था, सोर्स पे। अब क्योंकि हमें एडियाबैटिक प्रोसेस करना है तो हम इसको किस पे प्लेस करेंगे, स्टैंड पे, जो हमारा इंसुलेटेड स्टैंड था, ठीक है। इंसुलेटेड स्टैंड पे हम इसको प्लेस करेंगे। तो इसका मतलब कि हर सारी बाउंड्रीज इसकी क्या हो जाएंगी, नॉन कंडक्टिंग। ऑलरेडी ये वाली वॉल्स नॉन कंडक्टिंग है, हमारा पिस्टन नॉन कंडक्टिंग है, तो ये भी हमने क्या कर दिया इसको, नॉन कंडक्टिंग। अब इसका प्रेशर है P2, वॉल्यूम है V2 एंड टेम्परेचर इज़ T2। अब हमने ये पहले कुछ थी, ठीक है, हमने इसको कुछ एक्सपैंड होने दिया था, अब हमने इसको और एक्सपैंड होने दिया तो क्या हो जाएगा, प्रेशर क्या हो जाएगा, और डिक्रीज़ हो जाएगा। प्रेशर डिक्रीज़ होके हो गया P3, ये क्या हुआ है, डिक्रीज़, ठीक है। टेम्परेचर जब एक्सपैंड होगा टेम्परेचर भी डिक्रीज़ होगा, टेम्परेचर T1 था, अब टेम्परेचर हो गया T2, ठीक है। एंड वॉल्यूम क्या है, V2, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी, वॉल्यूम क्या हो जाएगी, बढ़ के हो जाएगी V3। ये क्या होगा, इंक्रीज़, ये डिक्रीज़ हुआ, पहले भी प्रेशर डिक्रीज़ हुआ था, अभी भी प्रेशर डिक्रीज़ हुआ। वॉल्यूम पहले ही इंक्रीज़ हुई थी, अब फिर से वॉल्यूम इंक्रीज़ हुई। टेम्परेचर पहले कांस्टेंट था, अब टेम्परेचर डिक्रीज़ हो गया, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं ग्राफ में, ग्राफ में कैसे होगा, ठीक है। ये हमारा, इसको थोड़ा और इधर कर लेते हैं, बहुत बड़ा ग्राफ हो रहा है, इसको बना लेते हैं पॉइंट S, दिस इज़ B, दिस वाज P2, V2 एंड T1, ठीक है। अब क्या होगा, ये एडियाबैटिकली एक्सपैंड होगा, इसको ले लेते हैं हम T, ये क्या हुआ, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, ये है पॉइंट C, ये क्या हो गया, P3, V3 एंड T3, ठीक है। ये हो गया P3, V3 एंड D3। अब एडियाबैटिक के केस में W किसके बराबर होगा, इंटीग्रल V1 V2 टू V3 PdV, ठीक है। और ये किसके बराबर होगा, एडियाबैटिक के केस में वर्क डन क्या होता है, इसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन, जिस पे मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है, उसमें सारे प्रोसेसेस बताए हैं और उनके वर्क डन कितने होंगे, क्या होगा, कैसे निकालेंगे, मैंने उसके ऊपर पूरा एक वीडियो बनाया है, तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूँगी। तो इसमें W क्या होता है, R/γ-1 T1 माइनस T2, ये क्या हो गया हमारा वर्क डन। अब एरिया के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, एरिया के अकॉर्डिंग क्या होगा, एरिया इस ग्राफ के अंदर क्या एरिया आ रहा है, BCTS,
एरिया BCTS, ये हमारा क्या हो गया W2। तो हम इधर लिख लेते हैं W2 क्या है, R अपॉन गामा माइनस 1 T1 माइनस T2 इज इक्वल्स टू एरिया BCTS। ठीक है, ये हो गया हमारा एडियाबैटिक के केस में वर्क डन। नेक्स्ट हमारा थर्ड इसमें ऑपरेशन है, वो है आइसोथर्मल कंप्रेशन। थर्ड वन इज आइसोथर्मल कंप्रेशन। आइसोथर्मल कंप्रेशन में क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, पहले जो हमारा सिलेंडर है वो हमने किस पे रखा था पिछले वाले प्रोसेस में, स्टैंड पे, इंसुलेटेड स्टैंड पे। अब हम इसको किस पे रखेंगे, सिंक पे। सिंक किस पे है, टेम्परेचर T2 जो कि लोअर है, सिंक इज एट लोअर टेम्परेचर। ठीक है, बाकी हमें पता है सेम टू सेम। अभी इसका प्रेशर क्या है P3, वॉल्यूम क्या है V3 एंड टेम्परेचर इज T2। अब क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, हमारी जो वॉल्यूम इंक्रीज़ हुई थी, अब मान लो हमारी वॉल्यूम हुई थी यहाँ तक इंक्रीज़, ठीक है, एंड दिस वाज आवर ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, दिस वाज द ओरिजिनल एंड दिस इज़ हमारा जो दो हमारे एक्सपेंशन होने के बाद जो वॉल्यूम हो गई है। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे एंड उसको कंप्रेस करेंगे। तो ये कुछ इतना हो जाएगा, प्रेशर P3 को हमने क्या करा, इंक्रीज़, जो कि क्या हो गया अब P4। ठीक है, वॉल्यूम V3 थी जो कि वॉल्यूम ज़्यादा थी, अब वॉल्यूम क्या होगी, डिक्रीज़ होगी और वॉल्यूम क्या हो जाएगी V4। ठीक है, टेम्परेचर हमारा T2 है। इन केस ऑफ कंप्रेशन टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। ठीक है, लेकिन ये क्या करेगा, क्योंकि इसके पास सिंक है जो कि एक लोअर टेम्परेचर है, ये अपनी सारी हीट जो है, जो भी इसने इंक्रीज़ करी होगी, Q2 हीट जो है वो सिंक को दे देगा। इट मीन्स T2 रिमेन कांस्टेंट एज दिस इज केस ऑफ आइसोथर्मल कंप्रेशन, रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं इसको ग्राफ में। कंप्रेशन के केस में ग्राफ कैसे आएगा वापस, तो ऐसे आएगा कुछ ग्राफ, यह पॉइंट D, P3 V, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा P4 V4 और T2, T3 क्यों लिखा, T2। ठीक है, और ये कैसे जाएगा, ऐसे। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा, वर्क डन किसके बराबर होगा, Q2 के बराबर। और जब कंप्रेशन होता है तो यानी कि वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा, तो ये V1 टू V2 ये माइनस आ जाएगा यहाँ पे PdV इज इक्वल्स टू माइनस RT2 लॉग बेस E V4 अपॉन V3। ठीक है, तो हम ये ऊपर कन्वर्ट कर लेंगे इस माइनस को यूज़ करके, तो हो जाएगा RT2 लॉग, दिस इज W3 लॉग बेस E V3 अपॉन V4। ठीक है, तो एरिया के अकॉर्डिंग देख लें, एरिया क्या होगा, एरिया हो जाएगा हमारा CDQ, Q तक नहीं जाएगा, ये यहीं तक जाएगा, यहाँ पर आएगा पॉइंट D, सॉरी Q तक नहीं पहुँचाना है क्योंकि ये इसके बाद हमें एडियाबैटिक भी तो करना है ना, जगह पॉइंट। हम इसको मान लेते हैं R। ठीक है, तो एरिया क्या हो जाएगा CDRT। ठीक है, तो W3 क्या हो गया हमारा RT2 लॉग बेस E V3 अपॉन V4 इज इक्वल्स टू एरिया CDRT। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा W3। अब हमारे इसमें लास्ट ऑपरेशन है वो है एडियाबैटिक कंप्रेशन।
ये गैस एडियाबेटिकली कैसे कंप्रेस होगी, ठीक है। एडियाबेटिक कंप्रेशन, एडियाबेटिक कंप्रेशन में क्या होगा, फिर से हम सिलेंडर को किस पे पुट करेंगे, ऑन इंसुलेटेड स्टैंड, इंसुलेटेड स्टैंड पे रखेंगे, ठीक है। अब मान लो इसका प्रेशर यहाँ, मतलब इसकी वॉल्यूम गैस की, इसका पिस्टन यहाँ पे हो गया। अब इनिशियली इसकी जो वॉल्यूम थी वो इतनी थी, पिस्टन यहाँ पर था, और अभी इसका प्रेशर क्या है, P4। जब कंप्रेस होगा तो प्रेशर इंक्रीज़ होगा। अब प्रेशर क्या हुआ है, दो बार, एक बार यहाँ से यहाँ क्या हुआ था डिक्रीज़, एंड यहाँ से यहाँ क्या हुआ था, क्योंकि ये दोनों एक्सपेंशन के केसेस, इसलिए हमने प्रेशर डिक्रीज़ करा था, फिर हमने प्रेशर को थोड़ा सा इंक्रीज़ करा। अब हम प्रेशर को इतना इंक्रीज़ करेंगे कि वो किसके बराबर हो जाएगा, P1 के बराबर, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको इतना इंक्रीज़ करेंगे कि ये P1 के बराबर हो जाए। तो अगर प्रेशर P1 के बराबर हो जाएगा तो वॉल्यूम V4 किसके बराबर हो जाएगी, V1 के बराबर। वॉल्यूम डिक्रीज़ करेगी, ठीक है। और टेम्परेचर, इन केस ऑफ कंप्रेशन टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। जब यहाँ से यहाँ पे आए थे हम एडियाबैटिक एक्सपेंशन में, तो टेम्परेचर यहाँ से यहाँ पे क्या हुआ था, डिक्रीज़ हुआ था। तो यहाँ पे इन केस ऑफ कंप्रेशन टेम्परेचर क्या होगा, T2 से इंक्रीज़ होके बराबर हो जाएगा, इंक्रीज़ होके हो जाएगा T1, ठीक है, इंक्रीज़, ठीक है। और हीट का कोई एक्सचेंज नहीं होगा। तो इसका ग्राफ हम देख लेते हैं। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, कुछ ऐसे, ठीक है। तो ये वापस से सभी वैल्यूज़ किसके बराबर हो जाएंगी, ए। और ये क्या हो गया, एक साइकिल बन गई, इसी को हम बोलते हैं कार्नोट साइकिल, ठीक है। तो वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा, W4। W4 किसके बराबर हो जाएगा, माइनस R अपॉन गामा माइनस 1 T2, इनिशियल क्या है, T2 माइनस T1। अब ये माइनस हम अंदर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, R अपॉन गामा माइनस 1 T1 माइनस T2। और एरिया के टर्म्स में देख लें, एरिया क्या होगा, एरिया हो जाएगा DA/QR, ठीक है। इधर लिख लेते हैं हम, W4 क्या हो गया, R अपॉन गामा माइनस 1 T1 माइनस T2 इज इक्वल्स टू एरिया DA/QR, ठीक है। अब हम देख लेते हैं टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन क्या होगा, W क्या होगा, इज इक्वल्स टू W1 प्लस W2 प्लस माइनस W3 प्लस माइनस W4। अब हमें इससे क्या पता चल रहा है कि W2 एंड W4 जो है वो इक्वल है, ठीक है, ये भी और ये भी। अब सिंस W2 इज इक्वल्स टू W4, तो देयरफॉर वर्क डन सिर्फ किसके बराबर रह जाएगा, W1 माइनस W3, ठीक है। तो W1 में से, W1 का एरिया क्या था, ABSQ, ठीक है। और W3 का एरिया है CDRT। जब इस वाले एरिया में से ये वाला एरिया माइनस कर देंगे तो पीछे क्या बचेगा, ABCD इज इक्वल्स टू एरिया ABCD। ये हमारा क्या है, फाइनल वर्क डन, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कैसे निकलेगी, तो एफिशिएंसी हमें पता है, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन, एफिशिएंसी ईटा इज इक्वल्स टू वर्क आउटपुट अपॉन इनपुट। पुट हमने क्या दिया था, Q1, जो कि हीट एब्जॉर्ब हुई थी। तो वर्क डन हमने निकाला किसके बराबर है, W1 माइनस W3, ठीक है। और Q1 किसके बराबर है, W1 के बराबर।
है ना, हमने देखा था कि W1 इज इक्वल्स टू Q1, और हम इसी को लिख सकते हैं W1 किसके बराबर है, Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1, W3 Q2 था और W1 Q1 था। ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 माइनस W3 अपॉन W1, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। ठीक है, अब हम इसमें जो हमने वैल्यूज़ पर निकाली हैं हम वो पुट करके देख लेते हैं। तो वैल्यू क्या है, 1 माइनस पहला W1 क्या है, सॉरी W3 क्या है, RT2 लॉग बेस E V3 अपॉन V4, और W1 क्या है, RT1 लॉग बेस E V2 अपॉन V1। R कैंसिल हो जाएगा, अब क्या बचेगा, T2 अपॉन T1 लॉग बेस E V3 अपॉन V4। ठीक है, इसको हम लिखा रहने देते हैं, यहीं पर ऊपर मिटा लेते हैं क्योंकि हमें इसको इसमें पुट करनी है वैल्यू। ठीक है, अब हमें पता है B और C दे आर ऑन सेम एडियाबैटिक कर्व, है ना, B एंड C आर ऑन सेम एडियाबैटिक कर्व, सेम एडियाबैटिक कर्व, ये सेम एडियाबैटिक कर्व पे हैं। तो इससे क्या होगा, एडियाबैटिक जो मैंने बताया था जब हम कर रहे थे एडियाबैटिक प्रोसेस, तो मैंने बताया था कि उसकी इक्वेशन ऑफ स्टेट होती है PV की पावर गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, मैंने उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था, मैंने बोला था कि जब मैं, अगर आप लोगों को ज़रूरत होगी तो मैं इसका एक्सप्लेनेशन के लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगी, बिकॉज ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बट अब मुझे लग रहा है कि उस वीडियो का एक्सप्लेनेशन, उस पॉइंट का एक्सप्लेनेशन ज़रूरी है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो उस पॉइंट के ऊपर बनाऊंगी, प्लस मैं जो अभी बताऊंगी उसके ऊपर भी वो वीडियो होगा। तो जब मैं वो वीडियो डाल दूंगी तो मैं उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूंगी। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से जाके देख लेना। तो जैसे PV की पावर गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट होता है, वैसे ही एक और इक्वेशन ऑफ स्टेट होती है एडियाबैटिक प्रोसेस में, दैट इज TV की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये भी एक इक्वेशन ऑफ स्टेट है इन केस ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। अब पॉइंट B और C जो हैं वो सेम एडियाबैटिक कर्व पे हैं। इट मीन्स T1 V2 की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल्स टू T2 V3 की पावर गामा माइनस 1। ये मैं इसका अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे दूँगी तो इसमें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो आप लोग कनेक्ट कर पाओगे। तो ये बस इतना समझ लो कि TV की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो इसमें क्या है, T2 V3 की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो T1 अपॉन T2 क्या हो जाएगा, V3 अपॉन V2 की पावर गामा माइनस 1। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कर्व। पॉइंट D और A सेम एडियाबैटिक कर्व पे हैं, D एंड A आर ऑन, इसको यहाँ पे लिख देती हूँ ना, 1 माइनस R क्या T2 लॉग बेस E V3 अपॉन V4 अपॉन T1 लॉग बेस E V2 अपॉन V1, क्योंकि भूल जाएगा। ये क्या है, आर ऑन सेम एडियाबैटिक कर्व। तो सिमिलरली T यानी D पे क्या है, T2 एंड V4 की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल्स टू T1 V1 की पावर गामा माइनस 1, यानी T1 अपॉन T2 क्या हो जाएगा, T1 अपॉन T2 हो जाएगा इज इक्वल्स टू V4 अपॉन V1 की पावर गामा माइनस 1। तो इट मीन्स ये होगी, मान लो इक्वेशन नंबर 1, ये होगी इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 एंड 2 क्या होंगे, इक्वेशन 1 इज इक्वल्स टू इक्वेशन 2 बिकॉज T1 अपॉन T2 T1 अपॉन T2। हम ऐसे लिख सकते हैं V3 अपॉन V2 की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल्स टू V4 अपॉन V1 की पावर
गामा माइनस 1। ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए V3/V4, तो हम V3/V4 एंड V2/V1, तो हम लिख सकते हैं V3/V4 की पावर गामा माइनस 1, अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो V2/V1 की पावर गामा माइनस 1। ठीक है, तो अगर हम बोथ टेकिंग लॉग बोथ साइड्स तो ये जाएगा लॉग बेस ई V3/V4 की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल्स टू लॉग बेस ई V2/V1 की पावर गामा माइनस 1। इट मीन्स ये लगे, ठीक है, इट मीन्स ये और ये भी इक्वल हो गए तो ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, फ्रॉम हेयर ये कैंसिल हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 1 माइनस T2/T1। ठीक है, 1 माइनस T2/T1। ठीक है, ये होगी हमारी एफिशिएंसी। अब ये एफिशिएंसी मैक्सिमम कब होगी, ये एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी जब T2 किसके बराबर होगा, 0 के बराबर, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। सिंक का टेम्परेचर 0, T2 इज़ टेम्परेचर ऑफ सिंक, तो सिंक का टेम्परेचर 0 नहीं हो सकता। ठीक है, और हमने देख लिया कि एफिशिएंसी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रही है, एंड इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल अदर क्वांटिटीज़। तो इसके साथ करते हैं वीडियो को एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।